गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रणय आनंद है और हम पहले के वीडियोस में भी मिल चुके हैं और अभी तक हमने क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस शुरू किया था पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसका चैप्टर 1 हम डील कर रहे थे चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। और हमने पार्टीशन वाला टॉपिक जितने बेहतर तरीके से हो सकता था मैंने बताने की कोशिश की है, उसको हर एक पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है और कोशिश करूँगा कि आगे वाले लेक्चर्स में मैं नोट वाला PDF भी अटैच कर दूँ ताकि बेटर हो जाए। जो ये नोट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाए तो बेटर होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दो टॉपिक एक्चुअली बचता है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन। दो वीडियोज में इसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं ना इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना, वापस जोड़ करके लाना। तो किस तरह से, और प्रिंसली स्टेट क्या होता है ये भी है। तो सबसे पहली बात कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में डिवाइडेड था। ब्रिटिश जब हम पे राज कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि जब वो डायरेक्टली आए उन्होंने इंडिया में कुछ एरियाज पर क्या किया कि डायरेक्ट अपना रूल इस्टेब्लिश किया, कि वहाँ पर उनकी डायरेक्ट अथॉरिटी थी, डायरेक्ट रूल थी। इसको हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मद्रास प्रोविंस, बम्बई का प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, ये अलग अलग प्रोविंसेस हुआ करते थे इंडिया में जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश की रूल हुआ करते थे। और बाकी स्टेट इंडिया में ऐसे थे जहां पर राजा महाराजा रूल किया करते थे ब्रिटिश क्राउन के सुपरियरिटी को मानकर, सुजेनरिटी को मानकर। ठीक है कि उन्होंने ब्रिटिश को असिस्टेंस प्रोवाइड किया तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें कुछ रीजनल, कुछ हद तक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी और बोला कि आपको इतना कुछ हद तक हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं अपने किंगडम को रूल करने के लिए, आप अपने किंगडम को रूल करिए। इसी सिस्टम को हम पारामाउंटेसी का सिस्टम कहते थे, पारामाउंटेसी टू द ब्रिटिश क्राउन या सुजेनरिटी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ये जो राज हुआ करते थे ये ब्रिटिश पारामाउंटेसी को एक्सेप्ट करते थे और ब्रिटिशर्स के नाम पर कुछ रीजनल ऑटोनॉमी के साथ अपने राज्यों में राज किया करते थे। ये भारतीय राजा महाराजा ही हुआ करते थे। इसी को हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट। ग्वालियर का प्रिंसली स्टेट, बाकी प्रिंसली स्टेट के बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे। हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट था, मणिपुर हो गया, हैदराबाद में तो निजाम थे, मणिपुर हो गया, मद्रास हो गया, त्रावणकोर हो गया, ये सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर का प्रिंसली स्टेट का इशू बहुत ही कन्फ्लिक्टेड इशू है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं इशूज के बारे में कि किस तरह से इंडिया ने प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू व्हाट वी आर कॉल्ड, एक ब्रिटिश इंडिया और एक होता है प्रिंसली स्टेट्स। तो हमको पता है, मैंने पहले बोला कि ब्रिटिश इंडिया जो है ना वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, मैंने बताया कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो होते थे वो एरियाज होते थे जिस पर डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स हुआ करता था, और प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिस पर राजा महाराजा रूल किया करते थे ब्रिटिश सुजेनरिटी को मानते हुए या पारामाउंटेसी को मानते हुए। वो क्या करते थे कि मतलब उन्होंने एक तरह से ये एक्सेप्ट किया कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है भाई, हम तुमको कुछ रीजनल ऑटोनॉमी दे देते हैं, आप अपना धंधा देख लीजिए, अपना काम धाम देख लीजिए। उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम तुमको टैक्स दे देंगे, आपकी कुछ हद तक बातें मान लेंगे और आपने रीजनल ऑटोनॉमी दी है हम उस पर राज करेंगे और आपकी पारामाउंटेसी को हम मानेंगे, ब्रिटिश क्राउन के राज को हम मानने की कोशिश करेंगे। इसी को हम पारामाउंटेसी की सिस्टम कहते हैं और ऐसे ही राज्यों को हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वी आर डायरेक्टली रूल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। जैसा कि मैंने बताया ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर थे। एंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट वी आर रूल्ड बाय द प्रिंसेस कॉल्ड प्रिंसली स्टेट। यहाँ के ही राजा महाराजा जो थे ना वो क्या किया करते थे कि अपने राज्यों में रूल किया करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसे ऑटोनॉमी दे दी थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस किसको कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वी आर दैट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया दैट वी आर डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वी आर दैट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया दैट वी आर डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और प्रिंसली स्टेट किसको कहेंगे? वो ऐसे राज्य जिनको ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक रीजनल ऑटोनॉमी दे दी थी और वहां के प्रिंसेस को बोला था कि आप इन रीजनल ऑटोनॉमी के साथ ब्रिटिश पारामाउंटेसी को एक्सेप्ट करते हुए अपने राज्यों में राज करिए। उन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते थे। यानी कि दोज स्टेट दैट एक्सेप्टेड द पारामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड British government in return given them some regional autonomy, give them some regional autonomy to rule their kingdom, and which were used by the princes to rule is known as the princely state. तो बहुत क्लियर है कि princely state we are those state that accepted the paramountcy of the British government and we are given some
रीजनल ऑटोनॉमी दैट वी आर यूज्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट टू रूल द स्टेट। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस क्लियर हो गया, प्रिंसली स्टेट क्लियर हो गया, ब्रिटिश इंडिया ये दो भागों में डिवाइडेड था। ये हम बैकग्राउंड को समझ रहे हैं, ये इंटीग्रेशन वाले बड़े टॉपिक को समझने से पहले। प्रिंसली स्टेट वी आर कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रिटिश एंड 1 आउट ऑफ द 4 इंडियन लिव देयर। क्या था कि ब्रिटिश अगर ये ना मतलब पूरा का पूरे इंडिया का ना 1/3, अगर पूरे का पूरे इंडिया का ये पाई चार्ट हम बनाने की कोशिश करें तो इसमें से ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये जो है ना ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कवर करके रखा था, और हर 4 में से एक इंडियन यानी कि 25% इंडियन इन प्रोविंसेस में रहा करते थे। 25% भारतीय ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में रहा करते थे, और ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में बोल रहा हूँ, प्रिंसली स्टेट में रहा करते थे 25% इंडियंस, और ये पूरे के पूरे इंडिया का 1/4 भाग कवर किया करता था। तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर था। 25% पॉपुलेशन रहती थी, इतनी बड़ी लैंड एरिया को कवर करती थी, तो ये प्रिंसली स्टेट भी इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता था। अब क्या प्रॉब्लम हो रही थी इन प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड, ये भी जानना जरूरी है। तो भारत में कुल कितने प्रिंसली स्टेट थे? तो 565 प्रिंसली स्टेट थे। ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि 565 प्रिंसली स्टेट उस समय इंडिया में एग्जिस्ट किया करते थे जब भारत आजाद होकर आया था। सोच सकते हो इतने बड़े इंडिया में कितने छोटे 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 करके प्रिंसली स्टेट होंगे कि 565 प्रिंसली स्टेट थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के बावजूद, और ये टोटल सारे प्रिंसली स्टेट मिला करके भारत के टोटल एरिया का 1/4 एरिया जो है ना कवर करके रखा करते था। तो ये बातें हो जाती है। आगे देखते हैं क्या कहता है कि देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट, 565 प्रिंसली स्टेट इंडिया में थे। जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिश अनाउंस्ड दैट द पारामोंटेसी ओवर दीज स्टेट विल कम टू एन एंड। अच्छा, होता क्या है कि जब अंग्रेज जाने लगे भारत से, तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई साहब हम तो जा रहे हैं, हमारी जो पारामोंटेसी थी ना आप पे, जो ब्रिटिश क्राउन की, हम तो चले अब यहाँ से, हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, हमने हाथ खड़े कर दिए। और इन्होंने बोला कि ठीक है भाई हम तो चले, और जो हमारी पारामोंटेसी थी ना इन राज्यों के ऊपर, हमारे जाने के साथ ये भी खत्म। और जैसे ही पारामोंटेसी खत्म होगी तो ये लोग उसी स्टेटस में पहुंच जाएंगे जिस स्टेटस में ये लोग पारामोंटेसी एक्सेप्ट करने से पहले थे, यानी कि ये लोग खुद में आज़ाद हो गए। इनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा कि चाहे तो ये भारत को एक्सेप्ट कर ज्वाइन कर ले, चाहे तो ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या चाहे तो ये इंडिपेंडेंट रह जाए। यानी कि ब्रिटिशर जब भारत से जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि जाइए हम जा रहे हैं, आपकी पारामोंटेसी जो है ना, हमारे जाते ही ना इनकी पारामोंटेसी खत्म हो जाएगी, और पारामोंटेसी खत्म हो जाने के बाद इनके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेगी कि भाई या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या तो आप इंडिपेंडेंट रह जाओ, आप इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रह जाओ। तो इंडिया पे थ्रेट यही था कि क्या बहुत बड़ा पार्ट जो मेजर इंडिया का था ना, क्या वो पाकिस्तान को ज्वाइन हो जाएगा, या भारत ना एक बार तो पहले ही पार्टीशन हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान में। तो सवाल ये भी था कि क्या भारत अब फिर से और छोटे छोटे कंट्रीज में बढ़ जाएगा इंडिपेंडेंट कंट्री में। इंडिया की यूनिटी पर ना कहीं खतरा हो रहा था। आगे देखते हैं। इट वॉज लेफ्ट टू दीज स्टेट, जो बोले हम कि वेदर टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। दिस वॉज ए सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनाइटेड इंडिया। दैट मीन्स इट वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम कि इंडिया जो है ना वो यूनाइटेड रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में डिवाइड होकर के आ जाएगा। ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन इंडिया के सामने आ चुका था कि किस तरह से ना, एक बार तो हम डिवीजन देख ही चुके थे भाई, पाकिस्तान बढ़ चुका था, हमारे पास से एक मेजर पार्ट चले जा चुका था। अब जो ये छोटे छोटे राज्य चले जाते हैं तो कितना बड़ा लॉस हो जाता है। इंडिया में 1/4, एक तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन एक अलग ही दिक्कत बन करके आ जाती, 25% पॉपुलेशन रहती है उन एरियाज में, वो अलग दिक्कत बन करके आ जाती। तो जो ये अंग्रेजों की तो आदत थी डिवाइड एंड रूल की, तो ये अंग्रेजों ने जो ये ऑप्शन छोड़ के गए थे कि भाई आप पाकिस्तान को जो पारामोंटेसी खत्म हो जाएगी हमारे जाने के साथ साथ, आप चाहो तो इंडिया ज्वाइन कर लो, आप चाहो तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रह पाओ। तो ये कहीं ना कहीं ये थ्रेट था इंडिया के लिए, एक बहुत बड़ा थ्रेट, इंडिया की यूनिटी पर थ्रेट था ये। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसा एंटीसिपेट करके बोला गया था। त्रावणकोर के राजा ने, द रूलर ऑफ द त्रावणकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट वाज डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। त्रावणकोर के राजा ने बोला कि अपने आज़ाद हो गए, कि वी आर इंडिपेंडेंट, हमको अब इंडिया में नहीं मिलना है, हम आज़ाद हैं।
त्रावणकोर के मतलब राजा ने दूसरे अगले ही कुछ दिनों में अनाउंस कर दिया कि त्रावणकोर जो है ना वो इंडिया में ना मिलेगा ना पाकिस्तान में मिलेगा, हम तो भाई आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उसके अगले दिन हैदराबाद के राजा निजाम, हैदराबाद के राजा को क्या कहते हैं, निजाम कहा करते थे उस समय, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी था ये, मतलब इन्फ्लुएंशियल इन द टर्म्स काफ़ी पैसा हुआ करता था इसके पास, निजाम के पास ना काफ़ी ज़्यादा पैसा हुआ करता था, मतलब रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड में आता था। हैदराबाद के निजाम, रूलर ऑफ हैदराबाद जिसको निजाम कहते थे, मेड ए सिमिलर अनाउंसमेंट नेक्स्ट डे। अगले दिन हैदराबाद के राजा ने भाई ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भी नहीं मिलने वाले इंडिया में, हम भी आज़ाद रह गए। एक्चुअली में पहले तो ये हैदराबाद के जो निजाम साहब थे इनके मन में था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं किसी तरह, और ऐसा मतलब एनसीईआरटी तो नहीं बताती, बट जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ना उनसे पता चलता है कि ये ना सीक्रेट निगोशिएशन में भी थे जिन्ना के साथ। हैदराबाद के राजा ने फिर बाद में इन्होंने सोचा कि नहीं भाई हमको किसी के साथ नहीं रहना, हम अलग कंट्री बनेंगे। इनकी ये जबरदस्ती की जिद थी। इंडिया के बीचों बीच हैदराबाद पड़ रहा था और ये बोल रहे थे पहले हम पाकिस्तान से जुड़ेंगे, फिर बोल रहे थे नहीं भाई साहब हम आज़ाद रहेंगे। तो ये थोड़ी सी ज़बरदस्ती की जिद थी इनकी, हैदराबाद का निजाम था इसका थोड़ा ज़बरदस्ती का जिद था। तो इसने भी बोल दिया कि पहले तो त्रावणकोर के रूलर ने बोला कि भाई हम आज़ाद रहेंगे, फिर हैदराबाद के निजाम ने बोला कि भाई हम भी आज़ाद रहेंगे, हमको भी नहीं मिलना है इंडिया में, हम भी एक अलग देश बनाएंगे। और सो ऑल शोड ए स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस, क्योंकि यहाँ पे सिंस होना चाहिए, सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस एम्ड एट यूनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी। बहुत सारे रूलर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी, द रूलर ऑफ भोपाल के रूलर जो थे उन्होंने बोला कि हम भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं ज्वाइन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो प्लान आया था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि किस तरह से आप इलेक्ट होकर के जाएंगे अलग अलग जगहों से, उनके लिए उस प्लान के मुताबिक जो प्रोविंसेस थे ना इंडिया में उनसे तो इलेक्शन होना था, बट प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करेगी या नहीं ज्वाइन करेगी ये उस पर छोड़ दिया गया था। और बहुत सारे रूलर्स ने, जैसे भोपाल के जो महाराजा थे ना, भोपाल के महाराजा ने बोला कि हम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं ज्वाइन करेंगे। तो देख रहे हो किस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। त्रावणकोर में दिक्कत था, हैदराबाद ने बोल दिया कि भाई हमको नहीं आना है, ये भोपाल के महाराजा ने बोल दिया कि भाई हमको भी नहीं आना है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बनता जा रहा था, और यही बोल रहा है कि ऑल शोड अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, बहुत अजीब सिचुएशन था। हमने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी थी कि भाई हम जो है ना एक यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे जहाँ सारे के सारे कल्चर्स को हम इज्जत देंगे, उसमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे, एक महान देश बनेगा हमारा, एक यूनाइटेड देश बनेगा हमारा। और क्या हो रहा था कि भाई हम अपने में टूटना शुरू कर रहे थे। तो भारत ने जिन मुद्दों पर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी ना कहीं वही खतरे में था। तो इसीलिए ये बड़ा ही स्ट्रेंज सिचुएशन सा बनता जा रहा था। अब जब सिचुएशन बना है तो भारत की इंटरिम गवर्नमेंट तभी थी 1947 के बाद भारत में भाई इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। अभी हम दिखाते हैं, एक मैप दिखाऊंगा, एनसीईआरटी की मैप है पेज नंबर 15 में। ये देखो, मतलब ये जो ब्लू वाले एरिया है ना ये है हमारे प्रिंसली स्टेट्स। तो देख लो कितने बड़े एरिया जो थे ना वो प्रिंसली स्टेट के थे। हैदराबाद है, मैसूर है, अजमेर मेवाड़, राजपुताना का अलग, ग्वालियर अलग, जम्मू कश्मीर अलग, बलूचिस्तान का स्टेट अलग। इतना बड़ा इंडिया जो था ना वो चल जा रहा था प्रिंसली स्टेट में। अब ये जो दिक्कतें थी अभी पढ़ चुके हम दिक्कतों के बारे में। क्या कंडीशंस थी, इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ रही थी, ब्रिटिश इंडिया दो भागों में डिवाइडेड था, प्रिंसली स्टेट था और एक था इंडियन प्रोविंसेस, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब जब दिक्कत है तो सरकार की भी कुछ ना, अच्छा दिक्कत ये भी थी कि भाई इन स्टेट्स में जो राजा महाराजा थे वो नॉन डेमोक्रेटिक, मोनार्क वैसे भी कितना डेमोक्रेटिक होगा। इन लोगों की एस्पिरेशंस थी कि भाई हम डेमोक्रेसी में जाए, लेकिन ये लोग कितने डेमोक्रेटिक राइट देते। तो कहीं ना ये इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना उसके खिलाफ हो जाता है। अब सरकार का क्या अप्रोच था इसके बारे में, तो अभी तक के वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में कि दिक्कतें क्या आ रही थी इंटीग्रेशन की। प्रिंसली स्टेट के रिलेटेड जो दिक्कतें थी कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, वो सारी दिक्कतें जो आ रही थी। अब दिक्कतें थी तो सरकार का कुछ ना कुछ उसके खिलाफ रिएक्शन होगा ही होगा। वही आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार का क्या रिएक्शन था, गवर्नमेंट्स अप्रोच towards the princely state. The government took a firm stance against the possible division of India. मतलब उस समय जो एंटरिम गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जो एंटरिम गवर्नमेंट थी, उसका मतलब एकदम फर्म स्टांस था कि भाई
ये जो प्रिंसली स्टेट आज़ादी की बात कर रहे हैं ये गलत है। भारत को यूनाइट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि भारत जो है ना एक यूनाइटेड कंट्री के तौर पर भारत उभर करके आए। भारत का जो पॉसिबल डिवीज़न है ना ये ना हो करके आए, इस बात को काफ़ी जोर डाला इन कंट्रीज़ ने। बट हुआ क्या कि मुस्लिम लीग जो थी ना, मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस and took the view that states should be free to adopt any course they like। मुस्लिम लीग ने यहाँ फिर से एक दिक्कत खड़ी कर दी। पहले ही पार्टीशन वाली दिक्कत उनके वजह से खड़ी हो चुकी थी। और मुस्लिम लीग ने क्या दिक्कत की कि मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को दबाव नहीं दे सकते कि आप जो है ना वो पर्टिकुलरली आप ये करिए कि आप इंडिया से ही जुड़िए, इंडिया की यूनिटी के नाम पर किसी को दबाव नहीं दे सकते। जो भी प्रिंसली स्टेट है वो इस बात के लिए आज़ाद होनी चाहिए कि भाई अगर उनको इंडिया से जुड़ना है तो इंडिया से जुड़ जाए, पाकिस्तान से जुड़ना है पाकिस्तान से जुड़ जाए, और आज़ाद रहना है तो आज़ाद रह जाए। ये उनका स्टैंड होना चाहिए अपना कि उनको किस तरह से बिहेव करना है। ये मुस्लिम लीग ने अपना स्टैंड रखा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उनका स्टैंड था कि नहीं भाई, ये जो इंडिया के जो डिवीज़न होगा, ये जो कंट्री खुद को आज़ाद घोषित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और इसके प्रति लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। उस समय इंडिया के डिप्टी पीएम थे सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी बनते। इसके लिए क्या गया, सरकार ने एनसीईआरटी से थोड़ी से हम बाहर जाते हैं समझने के लिए टॉपिक को। उस समय जो डिप्टी पीएम हुआ करते थे सरदार पटेल थे और उनके सेक्रेटरी थे बीपी मेनन। एक मिनिस्ट्री एक स्पेशली बनाया गया जिसका काम था कि ये इंटीग्रेशन का काम करे, कि प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मिला करके जोड़ने का काम ये मिनिस्ट्री करे। इसके हेड चीफ मिनिस्टर मतलब इस मिनिस्ट्री के जो जिम्मेदारी मिनिस्टर बनाया गया वो ये मिनिस्ट्री सरदार पटेल को दे दी गई पोर्टफोलियो। और साथ में उनके बीपी मेनन थे जो पहले वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी काम कर चुके थे। तो सरदार पटेल और बीपी मेनन ने मिलकर लगभग भारत के इंटीग्रेशन के प्रोसेस को पूरा किया था। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सरदार पटेल प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन निगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। मतलब जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हुआ करते थे ना, उनसे निगोशिएट करने में सरदार पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सरदार पटेल की जो अप्रोच थी उसे कैरोटेनिस्टिक अप्रोच कहते हैं कि भाई थोड़ी सी पहले जाते थे, बात किया कि भाई मान जा, थोड़ी सी ढीला होते हुए, थोड़ी सी नरम से बात करते हुए, मतलब ऐसा कि कैरोट खिलाया पहले और नहीं खिलाया तो दूसरे हाथ से लाठी मार दिया फिर बाद में। मतलब कि पहले क्या था कि थोड़ा सा नरम अप्रोच था कि आ जाओ भाई आ जाओ, ये देंगे वो देंगे, तुम हमको सिर्फ दो तीन चीज़ें तुम हमको सिर्फ दे दो, एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस और डिफेंस और कम्युनिकेशन का भाई आप हमको दे दो, बाकी आप रख लो, आप इंटरनल ऑटोनॉमी रहो, महाराजा हो तो महाराजा रहो, सुल्तान है सुल्तान हो, निजाम हो, जो भी हो मेंटेन करके आप अपनी स्टेट में रहो। ये सरदार पटेल का बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया था कि किसी तरह ये लोग को परसुएड कर लिया जाए, मान लिया जाए, किसी तरह मना लिया जाए इन लोगों को कि आप जो है ना आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नहीं मानते थे उनके खिलाफ फर्म स्टांस भी था कि भाई कैरोट दिखाया पहले, गाजर खिलाया, गाजर नहीं खाया तो लाठी से मार के लाना। कैरोटेनिस्टिक अप्रोच इसको कहते थे हम, कि मतलब बाद में क्या था कि थोड़ा सा टफ अप्रोच था। गाजर खिलाया नहीं माना तो थोड़ा, यानी कि मतलब पहले से थोड़ी सी ऑटोनॉमी देने की बात की, नहीं माना तो थोड़ा सा फोर्स का यूज़ करेंगे, हमको डर दिखाएंगे। उनका कहना था कि भाई हमने अंग्रेज सरकार को हिला दी, तुम्हारा सरकार क्या है भाई, हम हमारे रिवॉल्यूशन के दम पे तो अंग्रेज सरकार वापस चले गई इंडिया से, तो तेरी सरकार क्या है, तुम्हारे यहाँ भी हम रिवॉल्यूशन करा देंगे, तेरे यहाँ के ज़्यादातर लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। इस तरह के डर दिखा करके जो लोग नहीं मान रहे थे, किसी को थोड़ा सा फोर्स का भी डर दिखा करके उसको इंडिया में लाने का काम किया। ये देखने में बहुत आसान टास्क लगता है, बट ये काफ़ी मुश्किल टास्क था। यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी कहती है कि 26 स्मॉल स्टेट थे। आज की जो उड़ीसा स्टेट है उसके अंदर 26 स्मॉल स्टेट हुआ करते थे, और ये जो सौराष्ट्र वाला एरिया है ना उसमें 14 बड़े स्टेट और 119 स्मॉल स्टेट और बहुत छोटी छोटी न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे सौराष्ट्र वाले गुजरात के रीजन में। और उड़ीसा में तो लिखा ही हुआ है 26 स्टेट हुआ करते थे। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली
इन सारे बहुत ही डिप्लोमेटिकल डील करते हुए सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी ने इन सारे स्टेट को इंडियन यूनियन में ला करके मिलाया, और ये एक्चुअली में काफ़ी टफ टास्क था कि इन लोगों को इंडियन यूनियन में ला करके मिलाना, और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से सरदार पटेल ने डील किया। उनका बहुत हिस्टोरिक रोल है। सरदार पटेल के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये इस जो टॉपिक है ना, यहाँ का एडेड टॉपिक हो जाता है। 2 एडेड टॉपिक है सरदार पटेल के बारे में, हमको इसमें पढ़ना है, जो कि हम लास्ट में जब रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे ना, तो एडेड टॉपिक में सरदार पटेल एंड इंटीग्रेशन को करने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब फॉर्मली प्रिंसली स्टेट से फॉर्मली और डिप्लोमेटिकली डील किए, और ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाया। लगभग 565 प्रिंसली स्टेट अगर थे ना, तो लगभग 560 से 562 प्रिंसली स्टेट को सरदार पटेल ने इंडियन यूनियन में ले आया। अब इतने सारे प्रिंसली स्टेट में अगर किसी आदमी ने इतने सारे को अपने में मिलाने में सक्सेसफुल रहा, तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि ये बंदा अच्छा काम करके आया, या जो आदमी है ना ये अच्छा काम करके गया है, ये हम कह सकते हैं। तो लेकिन कुछ में दिक्कतें हुई थी, बट उसको बाद में रिजॉल्व किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सरदार पटेल ने बड़ा ही हिस्टोरिक रोल निभाया। उनके वजह से ही इतने सारे प्रिंसली स्टेट जो है, जो भारत के इतने सारे पॉसिबल टुकड़े होते हुए दिख रहे थे, वो नहीं हुआ, और इंडियन यूनियन में इतने सारे राज्य जो है ना ये जुड़ के आए हैं। अब क्या था कि गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन। सरकार की जो अप्रोच थी कि किस तरह से हम प्रिंसली स्टेट से डील करें, इसमें सरकार ने 3 कंसिडरेशन रखी। मतलब 3 बातों को कंसिडर करके सरकार ने अपने काम को आगे बढ़ाया प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाने की। पहली बात इसमें यह है कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ज़्यादातर सरकार ये बात जानती थी, ये कंसिडर करके चल रही थी सरकार अपने अप्रोच के प्रति प्रिंसली स्टेट को मिलाने से पहले, कि प्रिंसली स्टेट के ज़्यादातर लोग जो है ना, जो पीपल है, जनता है प्रिंसली स्टेट में, वो इंडियन यूनियन में मिलना चाहती है। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि भाई प्रिंसली स्टेट के अंदर जो ज़्यादातर जनता है वो इंडियन यूनियन में मिलना चाहती है, ये पहली बात है, राजा भले ना मिलना चाहे। और दूसरी बात ये थी कि द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग द ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। यानी कि सरकार इस बात के लिए तैयार थी। पहली बात तो सरकार ये कंसिडर करके चल रही थी कि भाई ज़्यादातर लोग हमसे मिलना चाहते हैं। दूसरी बात सरकार ये कंसिडर करके चल रही थी कि भाई इन राज्यों के जो लोग हैं ना, ये तो हमसे मिलना चाह ही रहे हैं, और हम इन राज्यों को ना थोड़ी थोड़ी ऑटोनॉमी देंगे, फ्लेक्सिबल डील करेंगे। ऐसा नहीं कि एक फर्म स्टांस, एक फिक्स्ड हमने पहले रूल बना दिया और इसके बेसिस पर हम बोलेंगे कि भाई आप इन रूलों को फॉलो करिए तो मिलिए, नहीं तो नहीं मिलिए। ऐसा नहीं था। सरकार ने एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया, किसी को थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, किसी को थोड़ी कम ऑटोनॉमी दी। मतलब एक ओवरऑल मेथड, फ्लेक्सिबल मेथड का यूज़ करके उनका पर्पस था कि इसे पहले इंडियन यूनियन में मिलाया जाए। और तीसरा सरकार का कंसिडरेशन कि ये क्यों सरकार कर रही थी फ्लेक्सिबल अप्रोच की किसी तरह मिलाया जाए, ये इसीलिए क्योंकि इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन which bout into the focus the contest over the demarcation of the territory, the integration of the territorial boundaries of the nation assumed the supreme importance। यानी कि क्या हुआ कि पार्टीशन हुआ, हमने पार्टीशन के बैकड्रॉप में हमने देखा कि नेशनल बाउंड्रीज का कितना इंपॉर्टेंस है। कश्मीर वाला इशू सामने आया था कि भाई जो बगल के जो नया देश है वो भी तो क्लेम करेगा इन प्रिंसली स्टेट पे कि हो सकता है ये प्रिंसली स्टेट उसके हैं, उसमें मिलना चाहते हैं। तो बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन में बहुत जरूरी था कि जो कंट्री को, टेरिटरी को डिमार्केट करने वाली बाउंड्रीज है ना, उसको पहले फिक्स्ड कर लिया जाए। वो सुप्रीम इंपॉर्टेंस का काम था कि भाई इसको हम इंडियन यूनियन में मिलाएं और इसको फिक्स कर लें। अब एक वर्ड आता है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को हिंदी में कहते हैं हम विलय पत्र। विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब होता है कि भाई एक देखो, कोई भी गवर्नमेंटल वर्क जो होगा वो डॉक्यूमेंट के जरिए होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये भी वो डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जिसको साइन करके ना, ये जो प्रिंसली स्टेट थे वो डॉक्यूमेंट जैसे साइन कर दिया तो आप जो है भारत में मिल जाते हैं। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में लिखा रहता था कि भाई मैं फलाना फलाना महाराजा हूँ, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं इंडियन यूनियन का पार्ट बन रहा हूँ,
और मैं इंडियन भारत सरकार के साथ इन निम्नलिखित टर्म्स के राजी हूँ और इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता हूँ। और इस डॉक्यूमेंट को साइन करने, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है, जिसे हम विलय पत्र कहते हैं, इसको साइन करने के साथ ही जो प्रिंसली स्टेट होता था ना, वो इंडियन यूनियन में मिल जाता था। ठीक है। द रूलर्स 15 अगस्त तक क्या होता है कि 15 अगस्त तक जो है 15 अगस्त 1947 तक लगभग हमने बहुत सारे स्टेट के साथ निगोशिएशन करके उनको अपने अंदर मिला लिया था। सरदार पटेल ने और उनके सेक्रेटरी ने बड़ा ही अच्छा काम करते हुए, डिप्लोमेटिकल डील करते हुए ज़्यादातर स्टेट को अपने साथ मिला करके इंस्ट्रूमेंट एसेशन साइन कर लिया था। रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है, यही डॉक्यूमेंट है। ज़्यादातर स्टेट के रूलर्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दी थी, यानी कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए तैयार हो गए थे। विच मीन्ट दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि वो भारत का पार्ट बनने के लिए तैयार हो गए थे। द प्रिंसली स्टेट, अच्छा दिक्कतें अब यहाँ पर कहाँ हुई, तो प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड टू बी डिफिकल्ट। अब सरदार पटेल ने 565 में 561 से 62 लगभग बोला था मैंने, तो 560 तो 561 तो हो गए। 4 प्रिंसली स्टेट में मेन मेजर दिक्कतें आई, जूनागढ़ में, हैदराबाद में, कश्मीर में, मणिपुर में। भोपाल के महाराजा ने भी, एक्चुअली में हुआ ये था कि भोपाल के महाराजा ने भी मना कर दिया था, बट वाइसराय जो उस समय इंडिया के पुराने वाइसराय थे और उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन के असिस्टेंट से लॉर्ड माउंटबेटन के असिस्टेंट से भोपाल के महाराजा से उन्होंने बात करके, निगोशिएट करके उनको मना लिया और बचा ये 4 जगह। इसमें से जूनागढ़ में महाबत खान उस समय जूनागढ़ में हुआ करते थे राजा। जूनागढ़ के राजा को क्या दिक्कत था, जूनागढ़ के राजा थोड़े शौकीन किस्म के लोग थे, प्रजा वर्जा में ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। और जूनागढ़ की एक कंडीशन थी कि जूनागढ़ में मुस्लिम शासक था, बट वहाँ की ज़्यादातर जनता हिंदू थी। वहाँ के शासक का ये दिल्ली ख्वाहिश थी कि वो भाई पाकिस्तान से जाकर के मिल जाए। जूनागढ़ के शासक महाबत खान हुआ करते थे वहाँ के शासक, ठीक है, उनकी एकदम दिल की ख्वाहिश थी कि वो जाकर के पाकिस्तान से मिल जाए, और वहाँ की जनता चाहती थी कि वो इंडियन यूनियन में मिल जाए। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस चल रहा था। और चुपके यहाँ जो ये महाबत खान के मंत्री थे ना, जुल्फिकार अली भुट्टो के ही, वो पाकिस्तान के जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्हीं के खानदान से ये महाबत खान के मिलिट्री थे। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम ओवर द टॉप जाकर के इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था कि चुपके जाकर के मोहम्मद अली जिन्ना से एग्रीमेंट कर ली थी और कहीं ना कहीं महाबत खान को परसुएड कर लिया था। जब भीपी मेनन यहाँ पर महाबत खान से मिलने गए तो उन्होंने मिलने ही नहीं दिया, उनसे रोक दिया गया। बोला गया कि महाराज बिजी है, महाराज बीमार है, फलाना चिलना, ये कह के उनको रोक दिया गया और वो नहीं मिल पाए। और चुपके उन्होंने पाकिस्तान में मिलने की पूरी तैयारी कर ली। बट वहाँ पर सरकार ने फिर वहाँ पर आर्मी की मदद से वहाँ पर जाती है और वहाँ पर घेराव कर लेती है, और डर से वहाँ महाबत खान जो है ना भाग करके अपने संपत्ति लेते हुए मिनिस्टर्स के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं। और एक फेमस कहावत है कि महाबत खान अपने 3 कुत्तों को लेकर चले गए, बट अपनी पत्नी को छोड़ दिया वहाँ पर जल्दी में भागने में। तो ये होता है, महाबत खान पाकिस्तान चले जाते हैं और यहाँ पर प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट कहते हैं, प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, ठीक है, या जिसको हम रेफरेंडम भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जनता से पूछा गया कि भाई आप इंडियन यूनियन में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं। जनता ने बोला कि मैं इंडियन यूनियन, ज़्यादातर जनता ने वोट किया कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, जैसा वहाँ की जनता चाहती थी। और जूनागढ़ का एसेशन इंडिया में यहीं से हो जाता है। मसला बचा हैदराबाद का, मसला जो बचता है ना वो जूनागढ़ का एसेशन हो जाता है। मसला बचा हैदराबाद का, कश्मीर का और मणिपुर का। तो हैदराबाद और मणिपुर का अभी हम देखेंगे। कश्मीर जो है ना वो हम चैप्टर नंबर रीजनल एस्पिरेशंस करके जो चैप्टर है उसमें देखेंगे, कश्मीर को एकदम डिटेल में देखेंगे कि कश्मीर की क्या दिक्कत हो रही थी। और अभी जो हम देखने की कोशिश करेंगे ये चैप्टर है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम रीजनल एस्पिरेशंस में हम ये कश्मीर वाला इशू देखेंगे। तो कश्मीर को अभी रहने देते हैं,
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। लेकिन हैदराबाद और मणिपुर की प्रॉब्लम को हम अभी देखेंगे कि हैदराबाद और मणिपुर में क्या दिक्कतें हो रही थी और इसको किस तरह से सॉल्व किया गया था। ये दोनों केस स्टडी हम अभी देखने वाले हैं।